हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी एंड इट्स टाइप। सो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और इससे रिलेटेड लीडिंग केस लॉज। सो पार्ट 18 पूरा मैं कवर करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है DU LLB एंट्रेंस एग्जाम देने वालों के लिए, BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम देने वालों के लिए, क्लैट के लिए और उन सभी बच्चों के लिए जो कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। सो हाय, आई एम शिवम पांडे और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं @नॉलेज शावर पर, टेलीग्राम पर @नॉलेज शावर एंड आप मुझसे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं @IShivam_Pandey_ पर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने स्पेशल टारगेट बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं DU LLB और BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए। स्पेशल टारगेट बैचेस, और ये बैच 3 महीने के बैच होंगे क्योंकि जुलाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है। सो 3 महीने का स्पेशल टारगेट बैच है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पे ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टे एट होम एंड ज्वाइन आवर क्लासेस ऑनलाइन, और अगर ऑफलाइन भी चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। प्लस ये मॉक टेस्ट जो होगा BHU एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये मॉक केवल और केवल 99 रुपए के लिए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको भरिए और क्लासेस के बारे में प्लस मॉक टेस्ट के बारे में उसमें आप फॉर्म फिल कीजिए, हम आपको रीच आउट करेंगे। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इमरजेंसी प्रोविजन। सो अगर मैं इमरजेंसी प्रोविजन की बात करूं सो पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी की बात करता है। अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं तो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। इसके साथ साथ एक और रेलेवेंट चीज जो ली गई है वेनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, वो ली गई है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए रेशनल बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या है इमरजेंसी प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का। देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो सोवर्निटी दैट इज संप्रभुता जो होती है देश की, वो खतरे में होती है। टू सेफगार्ड द सोवर्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इमरजेंसी इंपोज करने की जरूरत पड़ जाती है। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 352 से लेकर 360 इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है। सो इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो कितने तरीके की इमरजेंसी होती है। सो फर्स्टली जो इमरजेंसी होती है वो 3 टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। इसके साथ साथ अगर मैं स्टेट इमरजेंसी की बात करूं, स्टेट इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, और ये बात करता है आर्टिकल 356। इसके साथ साथ आर्टिकल 355 भी इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा जाता है कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो तो वो टेक ओवर करे। सो आर्टिकल 356 जो है स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, और स्टेट इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ये तीनों ही टाइप की जो इमरजेंसी है इसको इंपोज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ये 3 काइंड की इमरजेंसी लगा सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो इमरजेंसी इंपोज कर सकें। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी को, और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। सो नेशनल इमरजेंसी, जैसा कि मैंने कहा, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकें, और ये नेशनल इमरजेंसी वो इंपोज करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पे वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। और पहले ये चीज नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिटर्न रिकमेंडेशन पे करेंगे, बाद में ये इंट्रोड्यूस की गई कि रिटर्न रिकमेंडेशन पर ही नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाएगी।
उसके बाद कौन से ग्राउंड पे इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी इंपोज करते हैं? तो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करते हैं 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे। पहला वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। पहले इस आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था और इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का यूज करते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। सो बाद में क्या हुआ, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के वर्ड को रिमूव किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन डाला गया। सो अभी अगर आप नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स की बात करें तो 3 ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी के, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है इसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं और आर्म्ड रिबेलियन पे अगर इमरजेंसी लगती है तो इसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। सो आर्म्ड रिबेलियन पे आप कहेंगे कैसे इमरजेंसी लग सकती है? जैसे मान लीजिए नक्सलवाद बढ़ गया और नक्सली जो है वो आर्म्ड रिबेलियन कर रहे हैं, बंदूक लेके, ये सब लेके, सो बेसिकली इस पे नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो सकती है। लीडिंग केस की मैं बात करूं इसमें तो मिनर्वा मिल्स का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। तो मिनर्वा मिल्स का केस जो है उसमें जुडिशियल रिव्यू ऑफ नेशनल इमरजेंसी की भी बात हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि आप नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और इसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड कि वो मालाफाइड इंटेंशन से इंपोज की गई है या फिर द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड होली ऑन एक्सट्रेनियस और इररिलेवेंट फैक्ट। मतलब या तो मालाफाइड इंटेंशन है या तो इसके पीछे कोई और ही रीजन है इस इमरजेंसी को इंपोज करने का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कितने दिन में जरूरत होती है। देखिए इमरजेंसी अगर आप इंपोज कर देते हैं, प्रेसिडेंट साहब अगर इमरजेंसी इंपोज कर देते हैं, सो विद इन 1 मंथ, इमरजेंसी इंपोज करने के 1 महीने के भीतर भीतर ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल मतलब राज्यसभा और लोकसभा उसको अप्रूव करें और वो अप्रूव होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। टाइप ऑफ मेजॉरिटी पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सो आप जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाए। सो स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का 2/3। मतलब जैसे 550 है तो इसका 2/3 लोकसभा में और राज्यसभा में मान लीजिए 250 या 245 मेंबर है तो उसका 2/3। ओके, इट्स बेसिकली 250 मेंबर्स। चलिए, अब मान लीजिए हाउस सेशन में नहीं है या हाउस डिसॉल्व हो गया है या जब बिल जो रेजोल्यूशन है वो रखा गया है अप्रूव करने के लिए उसी समय विद इन अ मंथ हाउस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या होगा? तो उस केस में अगर राज्यसभा बिल अप्रूव कर देता है, राज्यसभा अगर उस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर देता है, तो जब भी लोकसभा बनेगी, जब भी लोकसभा दोबारा रीअसेंबल होगी, तो रीअसेंबल होने के विद इन 30 डेज उस रेजोल्यूशन को पास करना होगा, नहीं तो वो इमरजेंसी लैप्स हो जाएगी। सो बेसिकली विद इन 1 मंथ, और अगर सेशन में नहीं है लोकसभा तो विद इन 30 डेज जब वो सेशन में आए। तो ये तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात हो गई। अब मैक्सिमम ड्यूरेशन, एक बार इमरजेंसी अगर लग जाती है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है? देखिए मैक्सिमम ड्यूरेशन अगर मैं एट अ टाइम, मतलब एक बार में कितना समय इमरजेंसी लग सकती है, सो एक बार में 6 महीने तक के लिए ही इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन इसको हर 6 महीने बाद रिपीटेडली आप बढ़ा भी सकते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ। सो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ। तो ये तो बात हुई नेशनल इमरजेंसी की। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के रिवोकेशन की, कि रिवोक कैसे कर सकते हैं। देखिए रिवोक करना इजी है, प्रेसिडेंट साहब कभी भी एक अप्रूवल दे सकते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल दे सकते हैं कि आप इमरजेंसी रिवोक कर दीजिए। और प्रेसिडेंट साहब खुद भी एक रेजोल्यूशन और ऑर्डिनेंस लाके कर सकते हैं कि हम इमरजेंसी रिवोक कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर लोकसभा एक सिंपल मेजोरिटी के साथ, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर एक रेजोल्यूशन पास कर देता है कि हमें इमरजेंसी रिवोक करनी है, तब भी इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। देखिए इमरजेंसी लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन हटाने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% ऑफ द हाउस प्लस 1 मेंबर, सिंपल मेजोरिटी। इसके साथ साथ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक चीज और लाई गई कि हटाने का एक तरीका और क्या है, कि मान लीजिए जो लोकसभा है उसके अगर 1/10 मेंबर अगर लोकसभा के एक रिटर्न नोटिस देते हैं, किसको? स्पीकर को, अगर हाउस सेशन में है, और अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को, अगर इन दोनों में से किसी को भी एक रिटर्न नोटिस देते हैं 1/10 मेंबर, 1/10 मेंबर मतलब 1/10 ऑफ 550, दैट इज 55 मेंबर अगर रिटर्न नोटिस देते हैं,
तो क्या होगा, एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाएगी और ये स्पेशल सिटिंग विद इन 14 डेज बुलाई जाएगी, और उस सिटिंग में जो निर्णय होगा और रेजोल्यूशन अगर पास हो गया कि भाई हम डिसअप्रूव करना चाहते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो उस समय भी नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। अब इस नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है, देखिए क्या क्या इफेक्ट है नेशनल इमरजेंसी के। अगर मैं सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करूं तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि देखिए मैंने आपको 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बताई थी, कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाता है, सेंटर बनाता है। स्टेट लिस्ट पे कौन कानून बनाता है, स्टेट बनाता है। और कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज जो होता है सेंटर स्टेट रिलेशन में वो ये होता है कि जब भी इमरजेंसी पड़ती है, जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। जो अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर का था वो अब उसके पास नहीं है। अब उस पे कौन कानून बना सकता है, उस पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे, और ऑर्डिनेंस इशू करके कानून बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इसके साथ साथ ये जो लॉ बनाया जाता है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट मैटर पे, या फिर जो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस बना के किया है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है। देखिए इसका ड्यूरेशन होता है 6 जब इमरजेंसी हटती है, इमरजेंसी हटने के 6 महीने तक ये ऑपरेटिव रहता है, विद इन 6 मंथ ये इनऑपरेटिव हो जाता है। अब मैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर की अगर लाइफ की बात करूं, देखिए राज्यसभा तो एक परमानेंट बॉडी है, क्या है, परमानेंट बॉडी, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, सो इसकी लाइफ का तो सवाल उठता ही नहीं, ठीक है। लेकिन लोकसभा की हम बात करें जो डिसॉल्व होता है हर 5 साल में, और स्टेट लेजिस्लेचर जो हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए लोकसभा की जो लाइफ होती है 1 साल बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 1 साल बढ़ जाती है, एंड कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। मतलब क्या है, एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मान लीजिए 2020 में इमरजेंसी लगी, ठीक है, तो और लोकसभा जो है 2020 में डिसॉल्व होने वाला था, तो 2021 तक इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 2020 में मई में इमरजेंसी लगी और जून में इमरजेंसी हट गई, सो इमरजेंसी हटने के विद इन 6 मंथ तक ही उसकी लाइफ रहेगी और विद इन 6 मंथ इलेक्शन होंगे। मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, सो स्टेट लेजिस्लेचर का भी वही है कि 1 साल तक उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट होगा नेशनल इमरजेंसी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, ध्यान से सुनिए, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। सो आर्टिकल 358 ये कहता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूव फ्रीली, असेंबल विदाउट आर्म फॉर्म असेंबली, ये जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कहां से लिया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसके साथ साथ आर्टिकल 359 ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट साहब ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आपकी जो राइट टू मूव टू कोर्ट है, राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इसको सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब आपके पास मौलिक अधिकार तो रहेंगे, देखिए आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन 14 टू 31 14 टू 30 आपके पास सारे फंडामेंटल राइट रहेंगे। लेकिन इन फंडामेंटल राइट को आप एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ये चीज जो है वो प्रेसिडेंट साहब सस्पेंड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड दिस, कि आप इनको यू कैन नॉट मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट अगर आपका इंफ्रिंजमेंट होता है इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का, एक्सेप्ट द राइट गिवन अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, और आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ।
प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस मतलब क्या है, अगर आपके ऊपर कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही है पहले से ही और उस केस में जैसे मर्डर का चार्ज हो रहा है या चोरी का या कोई भी अन्य चार्ज लगा है, तो आप अपने आप को बचा सकते हो। प्रेसिडेंट आपका वो राइट नहीं छीन सकते, कोर्ट की प्रोसीडिंग में आप अपने आप को बचा सकते हो। इसके साथ साथ राइट टू लाइफ जो आपसे वो छीन ही नहीं सकते। एक्सेप्ट 20 और 21 वो राइट टू मूव टू कोर्ट आपका छीन सकते हैं कि और किसी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अब डिक्लेरेशन सो फार मतलब अभी तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई है, देखिए अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई है। सबसे पहले 1962 में चाइनीज एग्रेशन, जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था तब, 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था, और 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी इंपोज की थी, जिसके बाद क्या हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से क्या कर दिया गया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह अब आर्म्ड रिबेलियन यूज होता है वर्ड, और इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंशियल रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी बेसिकली आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, कौन से ग्राउंड पे स्टेट इमरजेंसी लगती है, देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है स्टेट में, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है, तो उस केस में गवर्नर की एडवाइस पे या फिर अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। कौन सी इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें, देखिए जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, सो स्टेट इमरजेंसी लगने के विद इन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर भीतर ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको चाहिए होता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल मतलब राज्यसभा और लोकसभा से इसको अप्रूव करवाना पड़ता है और ये अप्रूव होगा बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर सेशन में नहीं है तो राज्यसभा अप्रूव कर दे और जब लोकसभा दोबारा आए तो विद इन 30 डेज लोकसभा अप्रूव कर दे। ठीक है, सो ये तो बात हुई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। पीरियड कितने समय के लिए इमरजेंसी लग सकती है स्टेट इमरजेंसी, देखिए एक बार में 6 महीने के लिए ही लग सकती है, एट अ टाइम 6 महीने के लिए लग सकती है, और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 3 ईयर, मतलब 3 साल तक आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं हर 6 महीने बाद रिन्यू करके। लेकिन अगर आप 1 साल से ऊपर उसे रिन्यू करते हैं तो उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे ही 1 साल से ऊपर रिन्यू होगा। कौन सा ग्राउंड, पहला ग्राउंड तो ये है कि नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए देश में, तब उस केस में रिन्यू हो सकता है। और दूसरा ग्राउंड क्या है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि हम अभी इस क्षेत्र में इलेक्शन नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो इन दोनों में से कोई एक ग्राउंड होना चाहिए, उसके बाद ही 1 साल से ऊपर इमरजेंसी और बढ़ सकती है। रिवोकेशन की बात करें, किसी भी टाइम प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल के इमरजेंसी जो है स्टेट इमरजेंसी रिवोक कर सकते हैं। इसका लीडिंग केस अगर मैं बात करूं, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की थी सो एज टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 365। देखिए आर्टिकल 365 का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जब भी कोई सरकार गिरी तो गवर्नर से कह के, प्रेसिडेंट से कह के इमरजेंसी लगवा दी गई और ताकि दूसरी गवर्नमेंट रूल ना कर पाए, तो बहुत इसका मिसयूज भी हुआ है। तो एसआर बोमई का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइन देते हैं कि केवल इन्हीं केसों में आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। और इसके साथ साथ क्या किया गया था, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यूज करते हुए जुडिशियल रिव्यू जो है स्टेट इमरजेंसी का वो हटा दिया गया था। सो ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये दोबारा रिस्टोर हुआ बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू दोबारा से अलाउ किया गया। इसके साथ साथ जो एसआर बोमई का केस था, इसमें भी कहा गया था कि जो प्रोक्लेमेशन इशू होगी अंडर आर्टिकल 356, इसका आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो अगर मालाफाइड ग्राउंड पे लगाई गई है स्टेट इमरजेंसी। इसके साथ साथ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट की पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सो ये तो बात हुई स्टेट इमरजेंसी की। अब हम बात करते हैं फाइनली फाइनेंशियल इमरजेंसी की।
तो अगर मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करूं, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेट इमरजेंसी की मैं अगर बात करता हूं, स्टेट इमरजेंसी काफी बार कई स्टेट में लग चुकी है एन नंबर ऑफ टाइम, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करूं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको भी प्रेसिडेंट साहब ही लगा सकते हैं। ग्राउंड क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी थ्रेटेंड, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है कंट्री की वो थ्रेटेंड रहती है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें, इसको भी विद इन 2 मंथ पास करवाना पड़ता है, वही सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बाकी का बताया कि अगर लोकसभा नहीं है सेशन में तो विद इन 30 डेज जब वो सेशन में आए तो पास हो जाए। बस कंडीशन ये है कि राज्यसभा उसे पास कर दे। मैक्सिमम ड्यूरेशन, कब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है? देखिए एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो तब तक नहीं हटती जब तक वो रिवोक ना कर ली जाए। सो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। अब बात करते हैं क्या अभी तक हमारे देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? नहीं, अभी तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, स्टेट इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल फॉर्म भरिए और हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।